रहमान नावल यार दिलबरम आज कलम रहीला खान। किस्त नंबर 3। रात के खाने पर वो सब डाइनिंग हॉल में जमा थे। सादिया भी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हुई थी। इतने सालों बाद माहिद आया था तो वो और रुमाना सुनते ही फौरन से आ गई थी। उनका इरादा यहाँ रहने का था। माहिद असलान कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था और वहाँ जाकर स्टडी मुकम्मल करके 26 साल की उम्र में बिजनेस टाइकून बन चुका था। उसने अपने मीनासी खान इंडस्ट्री को बुलंदियों तक पहुंचा दिया था और खान ब्रांड के नाम से अपनी ज़ाती मिल्स बनाई थी। खान इंडस्ट्री का नाम बाहर के मुल्कों में सारे फहरस्त था। वो जाकर वहीं का होकर रह गया था। इस दौरान वो रोज़ हवेली वालों से बात करता, माँ सिवाय इनफाल के। इतने अरसे में उसने एक बार भी इनफाल को देखा तक नहीं था। साहब के लाख कहने पर भी वो वापस नहीं आया था, पर कुछ दिनों से मिलती तस्वीर ने उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया और वो आग बगुला होता पाकिस्तान आ गया था। खाने पर सब जमा थे सिवाय इनफाल के। बाकी सब कुर्सियों पर बराजमान खाना खाते। इनफाल कहाँ है आज खाने पर इतनी खामोशी? अरसलान खान ने उसको ना देखकर जरीन से पूछा, बड़े पापा इनफाल कह रही उसे भूख नहीं है। अभी उसने एक नज़र महद को देखा जो इन हमाक से खाना खाने में मगन था। अब वो क्या बताते कि महद की वजह से बेचारे पेट में उछलते चूहों को लगाम में डाले शाम से ही अपने कमरे में बांधती। जरीन की आवाज़ पर एक पल को उसका हाथ रुका, पर फिर सर झटक कर खाना खाने लगा। बीजान उसके सर पर खड़ी बड़े प्यार से अपने राज दुल्हन को खाना दे रही थी। सब भी उसकी अव भगत में लगे हुए थे। कोई बेचैनी से पहलू बदल रहा था। वो आया भी तो उसके लिए था, पर जब से वो लोग आए थे इनफाल अपने कमरे में बांधती, जबकि रुमाना की नजरें महद के वजह ही चेहरे पर जमी थी। इसे बदर रोशाने लोग बाहुबिन नोट कर चुके थे। बस कर दे और नहीं खा सकता मैं। महद जज होते बोला, बेटा खाया ही कितना है आपने? ये सारी डिशेस आपकी पसंद की बनी है। शाइस्ता बेगम महद को प्यार से देखती बोले, नो मम्मा बस। महद शाइस्ता बेगम को मम्मा कहता था। अभी भी वो उनको देख मोहब्बत से बोला, जाओ रोशनी इन फाल को ले आओ, सुबह की बच्ची भूखी है। खाना भी ने रोशन ने सिखाया, जबकि महद ने सुनकर लब भिंची। दिमाग भन्ना उठा था। अब इतना भी क्या कह दिया था मोहतरमा को, जो कमरे में ही बंद होकर बैठ गई है। अपने बहन भाइयों को अपनी जानब तख्ता पाकर महद को इनफाल पर नए सिरे से गुस्सा आया, जो उसे बुरा बनाने पर तुली हुई थी। महद एक्सक्यूज करता वहाँ से उठ गया। उसको लान में जाता देख रुमाना भी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? रुमाना उसके पीछे आती बोली, नहीं तो मेरा मूड खराब ठीक है। महद एक नज़र उसको देखकर वसी रकबे पर फैले लान को देख रहा था, जिस पर दूर तक फैला घास सब चादर की मानंद लग रहा था। लग तो नहीं रहा। रुमाना एक अदा से अपने बाल झटकती बोली, अच्छा तो तुम्हें क्या सबूत चाहिए मेरे फ्रेश मूड होने का? महद दोनों हाथ सीने पर बांधे उससे बोला, जो ब्लैक जीन्स पर शॉर्ट कुर्ते पहने खुले बालों में चेहरे पर मेकअप की उसके सामने खड़ी तफसील ले रही थी। वो महद से 3 साल छुट्टी थी, पर बाकी सब कज़न से बड़ी थी, इसलिए उसकी महद के साथ काफ़ी बनती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, पर यह दोस्ती सिर्फ महद की जानिब से थी। रुमाना महद को शिद्दत से पसंद करती थी। चलो फिर कुछ देर बाहर चलते, रुमाना ने मुस्कुरा कर कहा। श्योर। महद का दिल भी अजीब सी कैफियत में मुबतला था। तभी कुछ देर दिलो दिमाग को सुकून देने की खातिर राजी हो गया। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी इनफाल उन दोनों को साथ खड़ा देख रही थी। मेरे साथ बात करते हुए तो महद भाई ने अंगारे चबाए होते जो फूल की मदद मुझ पर झाड़ते हैं, और इन बीबी से देखो मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। इनफाल मुंह के जाविये बनाती बोर्ड बढ़ाए। उसे रुमाना सख्त बुरी लगती थी, जो हवेली में आकर उसे यूं इग्नोर करती थी जैसे उसका वजूद ही ना हो, और बाकी सब से बहुत मोहब्बत से मिलती थी। अकड़ उसमें कूट कूट कर भरी थी, इसलिए जब वो हवेली आती तो इनफाल भी पूरे वसूख से उसे नज़रअंदाज करती। बस रस्मी सलाम दुआ के बाद इनफाल उससे कोई बात ना करती थी। रुमाना उसकी बेइंतहा खूबसूरती से जलती थी और कुछ महद की जानब से भी खौफ दिल में पाल रहा था। जब भी वो इनफाल के खूबसूरत चेहरे को नफरत की गुनाह से गोरना नहीं भूलती थी। रुको मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ, रुमाना चह कर कहती जल्दी से अंदर की जाने बढ़ी। महद वाइट सूट में बाल जेल से सेट के फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था कि खुद पर किसी की नज़रों की जुल्साती तपिश महसूस हुई। बेइख्तियार उसने नज़रें ऊपर को उठाई। ब्लैक कैपरी पर सुर्ख शर्ट, गोल्डन रंग के हल्के काम वाले कमीज़ पहने, लंबे घने बाल पुश्त पर खुले चूड़े, दुपट्टे से बेनियाज वो बालकनी में खड़ी उसे ही देख रही थी। जिस तरह वो खड़ी थी सामने ही गेट था और उससे पहले फैला लान था, जहाँ जगह जगह मुसल्लह गार्ड्स खड़े अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इनफाल को यूं उस होलिये में दुपट्टे से आज़ाद सरापा लिए खुद से बेगाना देख महद का खून खौल उठा था। कानपट्टी के रगें फूली। उसने लब सख्ती से पैर वास्त किए।
शरर बार निगाहों से देखा। महद के देखने पर वो यकदम गौड़ बढ़ाई थी, जो उसे आग बरसाते नजर से घूर रहा था। उसे लगा जैसे उसका वजूद आग की लपेट में आ चुका हो। उसने एक नज़र उन गार्ड को देखा और फिर माहिद को। वो दूर से भी महद की शोला बरसाती नजरें अपने वजूद पर जमी दी और उन आंखों में वार्निंग देख लम्हे में वहाँ से भागी थी कि अगर मजीद खड़ी रही तो वो उसे नज़रों से ही जलाकर बसम कर देगा। क्या है ये बंदा, यूं घूरने की क्या ज़रूरत थी। इनफाल जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाए होनक सी बोले, उफ क्या ज़रूरत थी मुझे भी यूं वहाँ खड़े होने की। उसको तो वो मौका चाहिए राय का पहाड़ बनाकर उस पर चढ़ने का। इनफाल झंझलाट का शिकार अब बालकनी की डोर बंद कर रही थी जब से गाड़ी गेट के बाहर जाती दिखाई थी। शुक्र है गए, इनफाल खुश होती बोली और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो सब रात के वक्त अयूब खान के कमरे में बराजमान थे। सब चाय पीते इनफाल के बारे में बात कर रहे थे। दया जान आपने बताया तो नहीं ना मेरे बारे, अली ने सवाल दागा। नहीं, हम खुद उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसकी हवेली आने का बोला है। अयूब खान कप लबों से लगाते बोले, महद भी तो वापस आ गया। शम्स ने अयूब खान से पूछा कब? इस वक्त दादा जान जब आप आ गए थे। शम्स ने उनकी मालूमात में इजाफा किया। हो सकता है अब इनफाल ना आए। अयूब खान उदासी से बोला, क्यों? अली ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि महद अब उसे यहाँ नहीं आने देगा। वो मध्यम आवाज़ में बोले, इनफाल आएगी इस हवेली में पहले की तरह, और मैं खुद ले आऊँगा उसे, आप फिक्र मत करें दादा जान। शम्स की गंभीर आवाज़ गूंजी। वो अपनी अमानत के बारे में बात करना चाहता था, पर इस वक्त उसका दिमाग ही तो घूम गया था। दादा जान की बात पर वो सोच चुका था कि अगर महद ने वाक़या उसकी बहन को रोका तो वो कुछ भी कर गुजरेगा। गुस्से में वो दादा जान से मजीद कोई बात किए उठकर कमरे से निकलता चला गया। लाले को इतना गुस्सा क्यों आ गया? अली ने अपने दादा से पूछा। इनफाल और तुम्हारे मामले में वो बहुत जज्बाती है, अयूब खान ने उसे दबे लफ्ज़ों में समझाया। अच्छा, आपने नवासी के कारनामे तो सुने दादा जान। अली चाय की चुस्कियाँ लेता इनफाल की एक एक बात और शरारत उनके गोश गुवार करने लगा कि जैसे वो स्टूडेंट को उल्लू बनाती है और कैसे वो उस पर रूह जमाती है और कैसे वो सर और मेस के सामने मासूम बनकर अपने असाइनमेंट की चोरी होने का अली पर इल्ज़ाम लगाती है। वो उसकी और निमरम के हवाले से उनकी शरारतें बताता अयूब खान को हंसने पर मजबूर कर गया। इनफाल नीचे आई तो अपने फूफू से मिली थी। दिल तो बिल्कुल नहीं था, पर सबकी मौजूदगी की वजह से वो आगे बढ़ी ही थी कि सादिया बेगम ने उसे देखकर मुंह बनाया। अपनी बेटी की तरह वो भी इनफाल को खास जाने वाली नज़रों से घूरती थी। उन्हें भी इनफाल के लिए सबका प्यार देखकर जलन महसूस होती थी। सबको देखकर उसने मुस्कुराकर इनफाल के सर पर हाथ रखा। तभी जल्दी से वो किचन में चली है। महद के जाते ही वो दिल गुर्दे दिमाग पूरे जिस्म को ताकत देने की घर से किचन में ही पड़ी मेज़ के गिर्द कुर्सी घसीट कर बैठ गई। बड़ी मामा खाना दे दें प्लीज़, मेरी बेटी को इतनी भूख लगी थी तो टेबल पर क्यों नहीं आई? मैं टेस्ट तैयार कर थी इसलिए। अब इनफाल क्या बताती कि उनके बेटे की वजह से नहीं आई थी। अच्छा चलो ये लो खाओ अच्छे से। शुबला बेगम उसकी पसंद का खाना प्लेट में निकाल कर उसके सामने रख चुकी थी। उसके सर पर प्यार देती बाहर निकल गई। इनफाल खाना खाकर साहब कज़न के साथ लाउंज में बैठी थी। इस दौरान शादाब की नज़रें वक्फे वक्फे से उस पर उठ रही थी। बड़े सब अपने कमरों में चले गए थे। बदर भाई आपका तो सुबह लास्ट डे है ना? इनफाल आइसक्रीम लगाती बोली, मेरी गुड़िया रानी क्यों मुझे डरा रही? बदर दिल पर हाथ रख सदमे से बोला, आपका लास्ट डे नहीं है क्या? इनफाल ने तस्दीक चाही, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मेरी शादी होना बाकी है, फिर मेरे ढेर सारे बच्चों की तुम फूफो बनेगी, मुझे तो 100 साल जीना है अभी। बदर उससे आइसक्रीम छीन कर खुद खाने लगा, जबकि बाकी सब मज़े से उनकी बातें एंजॉय कर रहे थे। जबकि शदाब उसके चेहरे को गहरी नज़रों से देख रहा था। जरीन आपी कल लास्ट डे है ना आपका यूनिवर्सिटी में? हाँ जी लास्ट है। जरीन प्यार से बोली, तो कल हम सबको बदर भाई इसी खुशी में ट्रीट देंगे। इनफाल ने अपनी आइसक्रीम वापस खींची, ये ट्रीट किस खुशी में? और मैं क्यों दूंगा? बाकी सब का भी लास्ट ही है सिवाय तुम्हारे। बदर ने घूरा, वो सब नहीं आप, क्योंकि आपको ज़्यादा जल्दी थी कि जैसे स्टडी मुकम्मल होगी उससे अगले दिन बड़े पापा आपकी शादी की डेट फाइनल कर देंगे। इनफाल ने मज़े से सबके सरों पर बम फोड़ा। वो सब जब भूले बैठे थे उसकी बात पर सब अपनी जगह सीधे हुए। मतलब इनफाल को ज़्यादा खुशी इस बात की थी। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम जो चाहोगे वही होगा। बदर फराख दिली से बोला और मानी खेज नज़रों से जरीन को देखा। इस लम्हे समाद की नज़रें फलक पर पड़ी थी। फलक ने समाद को देखा को आँच देती फलक ने देखा को आँच देती लो देती निगाहों से उसे देख रहा था। जब भी वो घबरा कर उठी आज तो उसका देखने का अंदाज ही बदला हुआ था। किताब ना लाते वो फ़ौरन उठ खड़ी, मुझे नींद आ रही है वो कहकर बगैर रुके तेज़ी से चली गई। उसके पीछे वो तीनों भी अपने अपने कमरों में चली गईं, जबकि लड़के देर तक बैठे बातें करते।
رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب انفال بیڈ پر کتاب میں نوٹس پھیلائے، پوری طرح سے پڑھائی میں محو تھی۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا جس کی تیاری وہ بہت اچھے سے کر رہی تھی، کیونکہ علی نے اسے چیلنج کیا تھا کہ وہ اس میں نمبر کام لے گی۔ تبھی وہ بہت محنت کر کے ٹیسٹ تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پوری طرح ٹیسٹ تیار کر کے وہ گہرا سانس لیتی اٹھی۔ اسے سخت پیاس لگی تھی پر سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ خالی تھا۔ وہ اپنی کتاب میں سمیٹ کر رکھتی جگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی اندھیرے میں ڈوبی تھی، بس باہر کے حصے میں روشنی تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی اور لائٹ جلا کر پانی ڈیلنے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ انفال نے مڑ کر دیکھا تو شاداب کھڑا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ انفال نے حیرت سے پوچھا۔ تم سے بات کرنی تھی، شاداب نے کہا۔ یہ کون سا وقت ہے بات کرنے کا، اور ایسی کون سی بات ہے کہ تم صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے؟ انفال جانچتی نظروں سے دیکھتی بولی، مہد جو کچھ دیر پہلے رومانہ کے ساتھ آیا تھا اسے اندر جانے کا کہہ کر وہ باہر کھڑا ضروری کال سن رہا تھا۔ کافی لمبی بات چیت کے بعد وہ لانج میں آیا، نظر کچن کی جانب اٹھی جس کی لائٹ آن تھی اور اندر سے ہلکی پھلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ اس وقت کچن میں کون ہے۔ وہ فون پاکٹ میں رکھے اسی جانب آیا۔ سامنے ہی اس نے شاداب کو انفال کے 2 قدم کی دوری پر ایکس رے کرتے نظروں سے دیکھتا پا کر مٹھیاں بھینچی۔ تم بہت پیاری ہو انفال، اور میں تم سے۔ مہد ان دونوں کو اس وقت کچن میں دیکھ کر کچھ پوچھتا کہ شاداب کی بات سن کر بھڑک اٹھا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تبھی بھاری آواز، روحبدار غصے بھری آواز گونجی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں مہد ارسلان ماتھے پر بے شمار بال ڈالے انفال کو گھور رہا تھا۔ مجھے پیاس لگی تھی تو میں پانی پینے آیا تھا، شاداب نے بہانہ گڑھا اور ایک گہری نظر انفال پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے وہ خونخوار تیوروں سے اس کی جانب بڑھا۔ انفال پانی کا جگ تھا، میں نظر جھکایا وہاں سے جانے لگی۔ تبھی مہد نے اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے اس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ سرد آواز میں بولا۔ مہد کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو چکی تھی، جبکہ انفال مہد کی خون چھلکاتی آنکھیں دیکھ کر خوف زدہ، میں نے کیا پوچھا ہے؟ اب کی بار مہد نے اس کی سٹیل آنکھوں میں جھانک کر ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ وہ تو کچھ گھنٹے پہلے والی اس کے نظروں سے خوف زدہ تھی کہ اب پھر وہ اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ پہلے دوری پر تھا اور اب اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ کچھ نہیں کہا، انفال نے اٹا کر کہا۔ ابھی کچھ نہیں کہا اس نے۔ مہد نے جھٹکے سے چھوڑا کہ 2 قدم دوری پر وہ بری طرح لڑ کھڑائے، لہجہ کڑک تھا جیسے ابھی جا کر شاداب کو مار ڈالے گا۔ وہ کچھ کہے بھی نہ، اس لیے دور ہے نا اسے۔ مہد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فنکارا۔ اسے غصہ تو انفال پر آ رہا تھا جو اس کمرے سے باہر نکلی تھی، پر میں نے انفال نے کچھ کہنا چاہا، بس ایک لفظ نہیں۔ مہد اس کے قریب ہوا کہ دونوں میں چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ شاداب سے دور رہنا جتنا ہو سکے، اور ہاں آج کے بعد تم مجھے ننگے سر نظر نہ آؤ جس طرح تم اس وقت بالکنی میں کھڑی تھی۔ دل کیا تم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں۔ اس کے غصے سے کہنے پر انفال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی کہ وہ تھر تھر کا شکار جگ پکڑ کر فوراً سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے اس کو خون آشام نظروں سے گھور رہا تھا جو اس کی بات سنے بغیر بھاگ گئی تھی۔